अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 मोशन इन वन डायमेंशन, और इस चैप्टर में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मोमेंटम। मोमेंटम को पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिशन। इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लॉन्ग डेरिवेशन है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। मोमेंटम, तो बेसिकली व्हाट इज मोमेंटम? अगर आपसे डिफाइन मोमेंटम बोला जाए तो आपने जैसे मैट्रिक में पढ़ा है, तो आप पहले इसका आंसर ये नहीं देंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज एब्सोल्युटली राइट, बट यू शुड गिव अ आंसर मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। कि बॉडी के अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है वो क्या है, मोमेंटम है। मैथमेटिकली यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मोमेंटम मिलता है। अब ये दो जो चीज़ें हैं, मास और वेलोसिटी, देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास ज़्यादा है, जितना मास ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जितनी स्पीड से, जितनी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। डायमेंशन इसकी MLT इनवर्स डायमेंशन आप लोग देख चुके हैं चैप्टर 1 में। फॉर्मूला इसका मास इनटू वेलोसिटी, एंड इट इज़ अ स्केलर सॉरी एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और मोमेंटम का जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट है कि मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो हमने मोमेंटम की भी जो बातें की हैं ये आपने मैट्रिक में ही पढ़ी हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि मोमेंटम को सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जो कि मूव कर रहा था, उसका मास m था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और कुछ टाइम के बाद उसने अपनी वेलोसिटी जो है उसकी क्या हो गई, v हो गई। तो अब मोमेंटम में कुछ चेंजिंग आएगी कि पहले इनिशियल मोमेंटम कुछ और था, फिर वेलोसिटी चेंज होने के बाद फाइनल मोमेंटम उसका कुछ और हुआ। तो इनिशियल मोमेंटम में मास और इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल मोमेंटम में मास और फाइनल वेलोसिटी v। चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को, और ये आ गया pf माइनस पी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फिर हमने यहाँ फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पुट की, यहाँ इनिशियल मोमेंटम की, दोनों में m कॉमन था, कॉमन ले लिया, तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू v माइनस u। अब वो तो चेंज था, जब रेट ऑफ चेंज की बात होगी तो उसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने उसको टाइम से डिवाइड करा देना जब भी हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, m u माइनस v माइनस u डिवाइडेड बाय t। अब आपको इतना पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, इसलिए यहाँ पर आ गया एक्सेलरेशन। तो अबव इक्वेशन में मैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में v माइनस यू डिवाइड बाय टी की जगह a को पुट कर सकती हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, ma। अब आपको अगर याद है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज ma, तो मैं कह सकती हूँ फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है हमारे पास, फोर्स है। यही हमने मोमेंटम को सेकंड लॉ के टर्म में एक्सप्लेन कर दिया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। हमने मोमेंटम देख लिया, फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम देख लिया। अब हम मोमेंटम का लॉ देखेंगे। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है। For an isolated system, the total momentum of the system before collision is equal to the total momentum of the system after collision. कि collision से पहले मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद बॉडी का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, रिमेन्स कंजर्व। डायग्राम को गौर से देख लें, आगे यही डायग्राम यूज हुई हुई है। इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 है, u1 u2 है, जब वो
कोलाइड हो गई, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज v1 v2 हो गई, मासेस हमारे पास m1 और m2 है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन करेंगे। वही हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास दो मासेस हैं m1 m2 जिनकी इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 है, जैसे कि फिगर में मेंशन है। फिर कोलिजन के बाद जो है उनकी वेलोसिटीज जो है वो v1 v2 हो गई हैं आफ्टर सम टाइम। अब हमने जब इसको प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, तो हम किस स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। हमने ये स्ट्रेटजी ली है कि हमने पहले बॉडी ए के मोमेंटम को कंसिडर किया है, फिर हम बॉडी बी को कंसिडर करेंगे और फिर हम उन दोनों को कंपेयर कराएंगे। तो देखिए बॉडी ए का जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा, m1 u1, क्योंकि बॉडी ए की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी वो u1 थी। फिर बॉडी ए का जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, m1 v1। फिर अगर मैं बॉडी ए के चेंज इन मोमेंटम की बात करूँ तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और यही अगर मैं रेट ऑफ चेंज की बात करूँ तो मैं इसी चेंज इन मोमेंटम को टाइम के से मैं उसको डिवाइड करवा दूंगी। लेकिन हमें ये पता है, जैसा कि हमने फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स के टॉपिक में देखा था अभी, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी है वो किसके बराबर होता है कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, मींस फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब बॉडी ए के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा था, ऑब्वियसली बॉडी बी। जब कोलाइड हुए थे बॉडी ए और बॉडी बी, जब आपस में टकराए थे तो बॉडी ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई थी और बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाई थी। तो अब आपने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए है वो किसके बराबर होगा, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए के, जो बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा था वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। तो मैं इस चीज को इस तरीके से लिख भी सकती हूँ कि फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए वो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। इसकी वैल्यू ये थी m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाय t। अब यही सेम काम हम किसके लिए करेंगे, बॉडी बी के लिए। पहले बी का इनिशियल मोमेंटम, देन बी का फाइनल मोमेंटम, फिर चेंज इन मोमेंटम, उसके बाद रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट में सिर्फ डिवाइड बाय t कर देंगे। फिर हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नॉलेज वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू दी फोर्स अप्लाइड ऑन इट। एंड कौन अप्लाई कर रहा है बॉडी बी के ऊपर फोर्स, ऑब्वियसली बॉडी ए इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन बॉडी बी। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी वो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, जिसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी m1 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय t। फिर अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन होगा। अगर बॉडी बी ए के ऊपर फोर्स लगा रही है तो इसका मतलब ए भी बी के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो हमें पता है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट होंगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो हमने उसी चीज़ को लिखा है। फिर हमने एफ बी ऑन ए की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पुट कर दी, एफ ए ऑन बी की जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी। टी से टी कैंसिल हो रहा था, हमने काट दिया। m1 v1 माइनस m1 u1 यहाँ लिखा और ये स्टेप एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन किया है तो उनके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। फिर इस स्टेप में हमने क्या किया है कि v वाली चीज़ों को एक तरफ कर दिया है और u को एक तरफ कर दिया है। इससे हमारे पास फाइनल और इनिशियल फैक्टर्स जो हैं वो अलग हो गए। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू दी फाइनल मोमेंटम। तो हमें ये पता चल गया कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम विल रिमेन्स कंजर्व, मतलब आपके मोमेंटम का लॉ भी आपने प्रूव कर लिया, मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ फोर्स भी देख लिया, मोमेंटम की डेफिनेशन भी देख ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फाइनल वेलोसिटीज, उसके लिए हम पहले कोलिजन को देख लेते हैं कि वर्ड कोलाइड, कोलिजन, इसका मतलब क्या है। सिंपली तो इसका मतलब है टकराना, ठीक है। When two bodies came in contact with each other such that they can exert force on each other, then such a contact of the bodies is termed as collision। मतलब दो बॉडीज अगर आपस में कांटेक्ट में आ रही है, आपस में टकरा रही हैं
और ऐसे टकरा रही हैं कि दे कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकती हैं, तो ऐसे कॉन्टेक्ट को, ऐसे टकराने को हम कोलिजन कहेंगे। हमारे पास दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक इनइलास्टिक कोलिजन और एक इलास्टिक कोलिजन। इसकी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद उन दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तो सेम रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। इस बात को याद रखिएगा। इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। एग्जाम्पल ये ले ले कि आपने किसी बॉल को वॉल पे मारा, आप बॉल कोलाइडिंग विद अ वॉल इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम तो सेम रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में फर्क आ जाएगा। ठीक है, अब हम इलास्टिक कोलिजन को देखते हैं। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है, ये वही आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हो गया, कि इसमें टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, सेम रहेगी। इस तरीके से कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, एंड total kinetic energy of the system before collision is equals to total kinetic energy of the system after collision. अब ये डेरिवेशन स्टूडेंट्स बहुत गौर से समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लॉन्ग में 7 मार्क्स के लिए अक्सर आती है, और बस इसमें मैथमेटिक्स है, थोड़ी लेंदी है, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। फाइनल वेलोसिटीज आपने फाइंड आउट करनी है। पेपर में सवाल कैसे देंगे, फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, अच्छा, और फाइनल वेलोसिटीज जो है वो किस तरीके से, कि ये जो दोनों बॉडीज है जब कोलाइड कर रही हैं तो ये इलास्टिकली कोलाइड कर रही हैं। इनका जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन हमने कंसीडर किया है। सेम वही डायग्राम हम कंसीडर कर रहे हैं जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कंसीडर की थी। तो अब इसकी डायरेक्टली डेरिवेशन तो नहीं, पहले हम अपनी असम्पशन बताएंगे कि हमने दो बॉडीज कंसीडर की हैं विच आर ए एंड बी, एंड देयर मासेस इज m1 एंड m2, और इनकी इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 है। और फिर कोलिजन के बाद जो है हम ये बताएंगे कि इनकी वेलोसिटीज, और ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, ये बात लाजमी बतानी है। इलास्टिक कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज v1 एंड v2 हो गई। फिर उसके बाद in order to drive an expression for the final velocities, अब हमने अगर फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है v1 v2, तो हमें इसकी पूरी डेरिवेशन सॉल्व करनी होगी। हमें दो केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे, एक हमें बिफोर कोलिजन को देखना होगा और एक हमें आफ्टर कोलिजन को देखना होगा। और ये काम हम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी करेंगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी और मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा, तो मोमेंटम के लिए भी ये काम करेंगे। अब बिफोर कोलिजन आपने देखा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए क्या है, m1 u1, बॉडी बी का क्या होगा m2 u2। ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से लिख रही हूँ, इस डायग्राम से। बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2, आफ्टर कोलिजन m1 v1, m2 v2। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी इस बॉडी की, वो क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और इसकी क्या हो जाएगी, हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडीज का हमने यहाँ पे सम कर दिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो जैसे मैं भी आपको समझा रही थी, फिर आपने इसका भी सम कर दिया। ये आपका पूरा केस हो गया बिफोर कोलिजन का, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी और उसके मोमेंटम के लिए भी। यही काम आपने किसके लिए करना है, आफ्टर कोलिजन के लिए, कि आफ्टर कोलिजन बॉडी ए का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m1 v1, बॉडी बी का क्या हो जाएगा, m2 v2। फिर इन दोनों को आप सम कर देंगे, फिर फाइनल आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, बॉडी ए के लिए v1 स्क्वायर, बॉडी बी के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर। फिर इन दोनों को आपने सम कर दिया। अब टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ये बात आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। जब मोमेंटम कंजर्व्ड होगा तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम क्या है, सेम है। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। अब इसके बाद आपने क्या किया, जो सिंप्लीफिकेशन है कि जो 1 वाले चीज़ें थी वो हमने एक तरफ कर दी, 2 वाली एक तरफ, मीन्स
1 को एक तरफ कर दिया और 2 को एक तरफ। फिर हमने क्या किया, इन दोनों में देखा m1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ बचा u1 माइनस v1। यहाँ हमने देखा m2 कॉमन आ रहा है तो हमने m2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा v2 माइनस u2। अब जो काम आपने मोमेंटम के लिए किया, आपको पता है कि ये इलास्टिक कोलिजन है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी। सेम यही काम आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए भी करना होगा। तो यहाँ पे आपने वैल्यू लिखी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन की, यहाँ आपने वैल्यू लिखी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन की। अच्छा, फिर इसके बाद आप चाहें तो इसमें से भी हाफ कॉमन ले लें, इसमें से भी हाफ कॉमन ले लें, फिर दोनों हाफ को कैंसिल कर दें, या पूरी इक्वेशन को आप क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करा दें। जब पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, फिर वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे जैसे हमने किया। फिर हमारे पास खाली क्या बच जाएगा, m1u1 स्क्वायर m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। अच्छा, ये जो हमारे पास चीज़ें बच गई, फिर हमने 1 वाली चीज़ों को एक तरफ कर दिया और 2 वाली चीज़ों को एक तरफ कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो है m1v1 इधर आ जाएगा और ये m2u2 स्क्वायर उधर चला जाएगा। एक तरफ करने के बाद यहाँ से m1 कॉमन आ रहा था और यहाँ से m2 कॉमन आ रहा था, वो हमने कॉमन ले लिया। अब इसको जरा गौर से देखें इस ब्रैकेट को, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन बन गई है तो मैं इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला से ओपन कर सकती हूँ। तब ये क्या बन जाएगा, u1 माइनस v1 ब्रैकेट u1 प्लस v1, और ये क्या बन जाएगा v2 माइनस u2 ब्रैकेट v2 प्लस u2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब आपने इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करा देना है। ठीक है, इक्वेशन 5 आपके प्रीवियस पेजेस पे है, वो मैं वैसे आपको एक बार दिखा दूं ताकि आप लोग रिमाइंड कर लो। ये m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। ठीक है, अब इक्वेशन 6 को आपने क्या करना है, इक्वेशन 5 से डिवाइड करा देना है। डिवाइड करा के क्या होगा कि ये u1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो है v2 माइनस u2 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, आपके पास ये चीज़ें बच गई। अब ये बहुत काम की इक्वेशन है, इक्वेशन 7, इसको गौर से सुनिएगा। इक्वेशन 7 ही वो इक्वेशन है जिसके ज़रिए से हम किसके फाइनल वेलोसिटी v1 निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी v2 निकालेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप v2 निकाल रहे होंगे इक्वेशन 7 से आप वैल्यू निकालेंगे v1 की इस तरीके से कि u1 यहाँ प्लस का यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, और जब आप वैल्यू निकाल रहे होंगे किसकी, v1 की, तब आप इक्वेशन 7 से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे v2 की। मैं अपनी बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इक्वेशन 7 में से वैल्यू किसकी निकालेंगे, v1 की। आपने निकाल ली v1 की वैल्यू, u1 यहाँ प्लस का था यहाँ के हो गया माइनस का। फिर जो आपने इक्वेशन 7 से v1 की वैल्यू निकाली है उसको आपने कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 5 में। मैं बात दोबारा रिपीट करूं कि अगर आपने v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी v2 की, तो आप इक्वेशन 7 में से v2 नहीं बल्कि v1 की वैल्यू निकालेंगे और v1 की जो वैल्यू आएगी उसको आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। ये लिखी हुई आपकी इक्वेशन नंबर 5, ये रहा इसमें v1 की जगह आपने इक्वेशन 7 से जो v2 की वैल्यू निकाली थी उसको आपने पुट कर दिया। अगले स्टेप में आपने कुछ नहीं किया, माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो इन सब के साइन चेंज हो गए। फिर आपने क्या किया, सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से ओपन कर देती हूँ। हाँ, ये आपने यहाँ तक का काम जो है कर लिया था, 2 से इसको डिवाइड भी करा दिया था और फिर उसके बाद ये वाले स्टेप्स मैं आपको समझा चुकी थी।
v1 की वैल्यू आ गई थी। अब हम इसको पुट करने जा रहे हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 में आपने पुट कर लिया, ये स्टेप्स हमने देख लिए थे, माइनस साइन से हमने ब्रैकेट को ओपन भी कर लिया था। अब हमने क्या किया है, इसके बाद माइनस साइन से ओपन करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन हो रही थी हमने वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की है। कौन सी सिंप्लीफिकेशन हमने की है, ये देखें, यहाँ पे आपके पास u1 और माइनस u1 है, ठीक है, u1 माइनस u1। यहाँ पे हम इस टाइपिंग है कि यहाँ पे प्लस u1 नहीं माइनस u1 होना था, तो u1 माइनस u1 क्या हो जाएगा, 2u1, ठीक है, और ये u2 और v2 ऐसे ही रहेगा आपके पास। सॉरी, यहाँ मैं आपको बता रही थी ना कि ये u1 माइनस u2 प्लस v2, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस u1, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं है। u1 क्या हो जाएगा, प्लस होके 2u1 और ये माइनस u2 और ये माइनस v2, ठीक है, ये ब्रैकेट आपका ऐसे ही रहा। नेक्स्ट स्टेप में बाहर जो m1 है वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब m1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2m1u1 और ये हो गया 2m1u और ये हो जाएगा m1u2 और ये हो जाएगा m1v2 और ये m2v2 और m2u2। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या किया, अब आपने ये करना है कि इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि 1 वाली चीज़ें एक तरफ रहें और 2 वाली चीज़ें एक तरफ हो जाएं। क्या मतलब है मेरा मतलब ये है कि इनिशियल चीज़ें एक तरफ रहें और फाइनल चीज़ें एक तरफ हो जाएं। मींस जहाँ पर u आ रहा है, u वाले चीज़ों को मैं एक तरफ कर दूं, चाहे वो u1 हो चाहे u2, और जहाँ पे v आ रहे हैं उनको मैं एक तरफ कर दूं, चाहे वो v1 हो या v2 हो। तो यहाँ तो ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें u की थी, m1 v1 यहाँ माइनस का था, वहाँ जाके हो गया ये प्लस का, और ये m2 u2 यहाँ माइनस का था, यहाँ के हो गया प्लस का। ये 2m1 u1 ऐसे ही रहा, इन दोनों में से u2 कॉमन था, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या बच जाएगा, m2 माइनस m1। m2 प्लस का है, पहले प्लस आ गया, देखिए इन दोनों में से u2 कॉमन ले लिया, m2 प्लस का था, पहले प्लस आ गया, फिर माइनस का m1 वो यहाँ पर आ गया, इन दोनों में v2 कॉमन था, v2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा m2 प्लस m1। अब ये v2 मुझे फाइंड आउट करना था ना, फाइनल वेलोसिटी v2, तो m2 प्लस m1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा, फिर हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट एलसीएम ब्रेक किया है कि m1 प्लस m2 को 2m1 u1 के साथ भी लिख दिया और m2 माइनस m1 इंटू u2 के साथ भी लिख दिया। तो ये आ गया आपका फाइनल वेलोसिटी v2 का एक्सप्रेशन। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने अभी v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, v1 की। तो अब आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन नंबर 7 में से v2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 7 में से देखिए आपने v2 की वैल्यू फाइंड आउट की, और जो भी v2 की वैल्यू आपके पास आएगी उसको आपने कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 5 में। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे आपने v2 की वैल्यू को पुट कर दिया। अब बस कुछ भी नहीं किया, आपने इसके ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस u2 माइनस 2u2 हो गए। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में m1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया और m2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दिया। फिर से हम अरेंज इसको कैसे करेंगे कि u वाली सारी चीज़ें एक तरफ और v वाली सारी चीज़ें एक तरफ, तो इसीलिए आपका ये माइनस 2m2u2 जो है इधर आके प्लस का हो गया, और ये माइनस m1 v1 इधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया। इन दोनों में v1 कॉमन था, v1 कॉमन ले लिया, ये 2m2 u2 ऐसे ही रहा, इन दोनों में u1 कॉमन था, u1 कॉमन ले लिया। v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू को सिर्फ आकर डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जस्ट एलसीएम ब्रेकिंग की है, दोनों के नीचे m1 प्लस m2 आ गया, और ये आपका फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये दो एक्सप्रेशन आ गए आपके पास, एक फाइनल वेलोसिटी v1 और दूसरा जो है वो किसका आया है कि फाइनल वेलोसिटी v2। अब स्टूडेंट्स याद क्या रखना है आप लोगों ने, ये दोनों एक्सप्रेशंस याद रखने मेन, क्योंकि इससे रिलेटेड एक तो खैर न्यूमेरिकल भी है, और दूसरी ये कि इसके और 4 केसेस हैं जो आप अपने ऑनलाइन क्लास में देखोगे कि जो 4 केसेस हैं इसके, वो मतलब हम उसमें हम वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करेंगे, v1 v2 पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ये थी और इनिशियल मास ये था
और तो उस वक्त आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको ये वाले फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इन फॉर्मूलाज को ज़रूर याद कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रा 2-3 बार देखें ताकि डेरिवेशन के जो स्टेप्स हैं आपके जहन में वो बिल्कुल ठीक से क्लियर हो जाएं। और मैथमेटिक्स है तो आपने इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, सिर्फ देखने से नहीं आएगी। जब तक आप इसको अपनी कॉपी में रिटन नहीं करोगे तो आपको नहीं सही से समझ आएगा। एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हमने मोमेंटम पढ़ा है विच इज़ टोटल मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। फिर हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ा था, वो आपने याद रखना है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, मीन्स एफ। फोर्स का एक और फॉर्मूला है, एम ए की जगह एक और फॉर्मूला है, डेल्टा पी ओवर टी। फिर आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या होता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम। फिर आपने क्या पढ़ा, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन बॉडी का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। जबकि इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। फिर हमने इस V1 और V2 की फाइनल वेलोसिटीज फाइंड आउट की, जिसमें हमने केस कौन सा कंसिडर किया है, इलास्टिक कोलिजन का। स्ट्रेटेजी क्या रखी, पहले बिफोर कोलिजन के लिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर आफ्टर कोलिजन के लिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी निकाली। फिर क्या किया, मोमेंटम कंजर्व है तो उन दोनों को सॉल्व कर लिया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो उन दोनों को सॉल्व कर लिया। एक इक्वेशन बन गई, उस इक्वेशन से हमने V1 और V2 की वेलोसिटीज निकाल ली। काम थोड़ा लेंदी है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इसको प्रैक्टिस में रखें तो ये डेरिवेशन आपको